इतने आपको करने की हमारी 4 नाइट का 5 से लेकर करने 2 रात आप सोलर पे स्टे ले लीजिए और 2 रात आप वाटर पे स्टे ले लीजिए। चलिए मैं आपको डेविस एडलरी की प्लान बताता हूँ। पहला दिन हमारा क्या एडलरी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइड एंड वाइड फ्रंट या बाई बस के माध्यम से आप जैसे भी आते हैं, सब आपका पहला दिन सोमनाथ में स्टे है। अभी हमें बात करते हैं कि सोमनाथ में आपको होटल एकोमोडेशन कहाँ मिलेगी। होटल एकोमोडेशन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाला यहाँ पर ट्रस्ट का रूम मिलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि काफी रिजनेबल प्राइस में 1,000, 1,200, 1,300 रुपए में आपको एसी भी यहाँ पे मिल जाती है। या फिर दो तरह आपको ट्रस्ट। Hello everyone, Namaste and thank you for the participation in the webinar. अगर आप लोगों को एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या फिर बिना कुछ किए भी बहुत ज़्यादा थकान ऐसे सिम्टम्स हैं तो आज की वेबिनार आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सेशन को इंटरैक्टिव रखें। अगर आप लोगों को कोई भी तरह के कोई सवाल हो तो आप मुझे चैट में भेज सकते हैं और हम इस सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर का भी सेक्शन रखेंगे, तो आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे तब पूछ सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर नमिता बाजोरिया। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और सर्टिफाइड हूँ एज अ पीसीओएस एक्सपर्ट, अग्निकर्मा एक्सपर्ट हूँ, शार कर्मा एक्सपर्ट हूँ एंड डाइट एक्सपर्ट हूँ। अपने इस फील्ड में मैं पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि लोगों को नेचुरली हील कर पाऊँ उनके लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करके। अगर आप इसमें से किसी भी तरीके का कोई सिम्टम फील करते हो, लाइक कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, इमोशनली ड्रेन्ड अपने आप को फील करना, बिना किसी रीजन के एंजाइटी होना, सोने में आपको परेशानी हो रही है, डिफिकल्टी है स्लीपिंग में, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं या बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हो और अपने आप को दूसरों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है। आप अपने प्रॉब्लम्स को 1 to 10 के उसमें करके कि आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो 1 to 10 के रेशियो में कहाँ पर आता है, आप मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आपको अकॉर्डिंगली डेफिनेटली गाइड करूंगी। मीटिंग चाले मीटिंग बताओ आती रही अभी तक આવી जा जल्दी આવી जा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोगों ने 10, 9 यहाँ तक मार्क किया है, तो डेफिनेटली सेशन बहुत हेल्प करेगा आपको। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और उनके राइट सॉल्यूशंस पे भी काम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये होता क्या है, क्या ये तीनों एक ही हैं या इनमें कुछ फर्क है। तो सबसे पहले जानेंगे हम स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है? ये तब होता है जब आप अपने प्रेजेंट के बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोचते जा रहे हो बिना किसी रीजन के। आपके माइंड पे एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है और वो प्रेशर फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी पे भी आने लगता है। तो क्या एंजाइटी भी सेम है? नहीं। एंजाइटी कब होगी? जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, आप ये ओवर थिंक कर रहे हो कि मेरे फ्यूचर में जो भी टास्क आपके पास है उसके से रिलेटेड क्या होने वाला है। ऐसे में फियर, वरी
और बहुत सारे थॉट्स का एक साथ चलना, ये आपको सिम्टम्स मिलेंगे। थर्ड थिंग इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? आप जब अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, जो भी आपने पास्ट में किया है या जो आपके पास साथ पास्ट में हुआ है, तब जो भी आपको स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इमोशनल हैवीनेस हो गया या लो एनर्जी हो गया, तो इस केस में जो ये प्रॉब्लम होती है, ये आएगी आपके डिप्रेशन के क्राइटेरिया में। क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, तो फिर आपके इनके जो सॉल्यूशन होंगे डेफिनेटली उनमें भी थोड़ा फर्क होगा। मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो कभी भी सिर्फ आपके माइंड को इम्पैक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड ही उसमें इन्वॉल्व होगा। आपकी खड़ी आप, नहीं है एकदम। आपके हॉर्मोन्स, आपकी इम्यूनिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी इसमें इम्पैक्ट होने लगती है। मत कर। चौकोर मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखें, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं और हमें किसी तरीके की इनकन्वीनियंस ना हो। ये जो आपका प्रॉब्लम है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, मेंटल हेल्थ कंडीशन के क्राइटेरिया में आता है। लेकिन जब आप इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अगर आप इससे परेशान हो या इसको झेलते हो, तो फिर आपकी बॉडी पे उसके इम्पैक्ट्स आने लगते हैं। वो इम्पैक्ट्स इनिशियली आपके स्लीप डिप्रिवेशन से या फिर आपके हॉर्मोन्स के इरेगुलेशन से स्टार्ट होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी गट इम्पैक्ट होने लगेगी, वैसे वैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, जैसे चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे आपका इंसोम्निया हो, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। इनिशियली अगर हम समझे तो बॉडी हमें किस तरीके के सिम्टम्स देती है, तो अगर हम समझें तो हमें क्या होना स्टार्ट होगा, हमें स्टार्ट होगा ब्रेन फॉग। आपको क्लैरिटी होनी कम हो जाएगी, किसी भी चीज को लेकर के क्लैरिटी कम होगी, आपको सब कुछ मिला जुला सा लगेगा। दूसरा होगा पुअर स्लीप। आपकी स्लीप जो है उसकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है, साथ ही साथ उसका ड्यूरेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप बेड पे एक लंबे समय से हो, लेकिन आपकी स्लीप अभी आपको ठीक तरीके से नहीं आ रही है, या फिर जब आप सो रहे हो, आप सो तो जा रहे हो लेकिन आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आप एक बार जब रात को आपकी नींद खुल रही है तो आपको दोबारा से नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो सोते तो पूरा ड्यूरेशन है, लेकिन उठने के बाद में उनको फील ही नहीं होता कि वो सोए हैं, वो फ्रेश फीलिंग नहीं आती। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि उन्होंने पूरी रात की नींद ली है, लेकिन स्टिल उनको लगता है कि वो पूरी रात अवेक ही थे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप लोग मुझे बता रहे हो, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूअस है और कुछ लोगों को समटाइम्स है। नो प्रॉब्लम, हम अकॉर्डिंगली इनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। थर्ड सिम्टम इज इरिटेबिलिटी। बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाना, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा इरिटेशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत लो मोटिवेशन होना, कुछ करने का मन नहीं करना, हर चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन होना कि नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। और अगर लॉन्गर ऑन ये चीज चली गई तो फिर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, इमोशनल ईटिंग आप स्टार्ट कर दोगे, डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, फटीक और बॉडी हैवीनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपने लिए, आप रेस्ट भी ले रहे हो प्रॉपर, लेकिन उसके बाद में भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत थका थका फील करता हूँ आखिर, या करती हूँ आखिर, ऐसा क्यों है? उसके पीछे आपका क्रॉनिक स्ट्रेस या क्रॉनिक एंजाइटी या क्रॉनिक डिप्रेशन एक रीजन हो सकता है। तो आप अगर अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके फिजिकल हेल्थ को आगे जाकर के इम्पैक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू, अगर आयुर्वेदा हम इस चीज को समझे कि मेंटल इम्बैलेंस क्या है,
तो जो सबसे बड़ा की पॉइंट आता है दैट इज वाता इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में 3 तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ, जिसमें से अगर वात को लोकल उसमें समझा जाए तो वो हो गया आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिस तरीके से आपकी नर्वस फंक्शनिंग होती है। तो जब हमारी बॉडी अंडर गोइंग है स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के, तो जो इम्बैलेंस सबसे पहले होता है दैट इज वाता का इम्बैलेंस। अब वाता का इम्बैलेंस क्या सिर्फ ऐसे ही हो गया? नहीं, कुछ बॉडी टाइप्स ही ऐसी होती हैं जिनकी वाता बॉडी टाइप होती है और उनमें वाता इम्बैलेंस कंपैरेटिवली अदर पर्सन जल्दी होता है। लेकिन कुछ लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा इरेगुलर होती है, डाइजेशन इतना वीक होता है, या फिर उनका नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा ओवरलोडेड होता है कि उसकी वजह से उनकी बॉडी में वाता का इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो आयुर्वेद ना कभी भी इस चीज पे काम नहीं करता कि आपकी बॉडी में जो करंट प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन दें। हम काम करते हैं रूट कॉज पे, कि ये जो वाता का इम्बैलेंस हुआ है वो हुआ किस वजह से। क्या आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सरसाइज कराते हो, या फिर आप इस तरीके का खाना खाते हो जो कि वात को बढ़ाने वाला है, चाहे वो बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट फूड हो, इस तरीके का फूड जिसमें कि घी ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि घी खाऊंगी या खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, या फैट्स का कंजम्पशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि ये सही नहीं है। आपको जो हेल्दी फैट्स हैं जो कि ओमेगा 3 है, 6 है, 9 है, इनका कंजम्पशन करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में वाता एग्रीवेशन होगा ड्राइनेस की वजह से, ठीक है। दूसरा, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्रिज का ठंडा खाना खाते हैं, उसकी वजह से वाता एग्रीवेशन हो जाता है, क्योंकि जो ठंडा फूड है वो आपकी बॉडी में वात को एग्रीवेट कर देता है। कुछ लोगों का कांस्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक ही चीज को लेकर के बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाषा में ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, वो भी वाता एग्रीवेशन का रीजन बनता है। तो हम इन रूट कॉजेस पे काम करेंगे। आप लोग मुझे अपने बारे में बता सकते हैं, क्या आप लोग भी ओवर थिंक करते हैं? क्या छोटी छोटी चीजें आपको बहुत परेशान करती है, या फिर ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है फ्रिज का ठंडा खाना खाते हैं, या अपनी एक ही मील को 2-3 मील को एक साथ बनाकर रख देते हैं और फिर उनको गर्म करके खाते हैं? तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली उनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये मोस्टली लोगों ने कर ओवर थिंकिंग का इशू ज्यादा है। तो फिर अब जब हम ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग का एक कॉमन इशू हम सब लोगों के सामने, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर एक ही जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के पीछे ही दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने आप को नेचुरली कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो सबसे जो जरूरी चीज है वो अपना एक रूटीन बनाना। आप लोगों को अपना एक रूटीन बनाना होगा, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या स्टूडेंट्स एक रूटीन को फॉलो करें ताकि वो अपने लिए मैक्सिमम टाइम सेव कर सके। तो यही चीज हम लोगों के ऊपर भी लागू होगी। अगर हम अपना एक रूटीन बनाते हैं, एक दिन पहले हम नेक्स्ट डे को रूटीन वाइज डिजाइन करते हैं कि कल मुझे क्या क्या काम करना है और किस तरीके से मैं इन चीजों को प्लान करूंगा या करूंगी, उस केस में हम इसको बेटर वे में कंक्लूड कर पाएंगे, हमारे सारे टास्क भी कंप्लीट होंगे और साथ ही साथ हमें हेल्प मिलेगी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। दूसरा है नर्वस सिस्टम को काम करने वाली प्रैक्टिसेस। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है अभ्यंगा, यानी कि मसाज, ऑयल मसाज। जब भी आप ऑयल मसाज करते हो या करवाते हो, आपकी बॉडी सिर्फ फिजिकली रिलैक्स्ड नहीं फील करती, आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है वात का बैलेंस होना।
आयुर्वेद में वात की जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे नंबर वन चीज आती है वो मसाज आती है, अभ्यंगा आता है। जब आप किसी मेडिकेटेड ऑयल से, जो कि आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डिजाइंड हो, अभ्यंग करते हो या मसाज करते हो तो आपकी बॉडी इनर लेवल तक रिलैक्स्ड होती है और आपका वात मैनेज होता है। थर्ड थिंग इज आपका प्रॉपर स्लीप साइकिल। हम लोग क्या करते हैं, आज 10 बजे सोए हैं, कल 12 बजे सोएंगे, फिर परसों या वीकेंड पे कोई पार्टी हो गई तो रात को 2 बजे सोएंगे, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी जो सर्काडियन रिदम होती है, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपना एक रूटीन बनाना है। मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि उनका स्केड्यूल किस तरीके से डिजाइन होना है, उनके लास्ट टास्क का टाइम क्या है। आप अपने रूटीन को उस अकॉर्डिंग डिजाइन कीजिए ताकि आप अपने बॉडी को एक प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक दे सके। अगर आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा क्योंकि आपके डाइजेस्टिव जूसेस टाइम पर सिक्रीट होंगे और प्रॉपर डाइजेशन होगा। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो आपकी गट हेल्दी होगी, आपकी गट हेल्दी होगी तो आपकी बॉडी में जितने भी हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। फिर है हर्बल सपोर्ट। हर्बल सपोर्ट क्या है कि जहां पे हम आपको मेडिसिनल सपोर्ट देते हैं। जैसे आयुर्वेद में आपने नाम सुने होंगे अश्वगंधा का, ब्राह्मी का, शंख पुष्पी का, ज्योतिषमती का, जो कि आजकल बहुत फेमस है, ब्लू पी फ्लावर, ठीक है। आयुर्वेद में इसमें हम शंख पुष्पी भी कहते हैं, आयुर्वेदिक जो नेम है इसका। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने माइंड को रिलैक्स करने में, काम करने में। तो ये जो हर्बल सपोर्ट है ये आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला अश्वगंधा तो अश्वगंधा सभी के लिए नहीं है। अश्वगंधा उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको कि एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अश्वगंधा जो है वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा हैवी है। तो हमें अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किसी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से या फिर किसी डॉक्टर से मिलकर के हमें अपने अकॉर्डिंग हर्बल सपोर्ट भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रूटीन में 10 से 15 मिनट का ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन ऐड करते हो तो आपका माइंड तो काम होगा ही होगा, साथ ही क्योंकि आपकी लंग्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ेगा, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं जी, ये तो हम सब जानते हैं कि हमें हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है उस केस में हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द कंडीशन वेयर आपका जो आपके ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रेस में है। अभी तक क्या था, हम स्ट्रेस में थे, हमारी बॉडी स्ट्रेस में थी, हमारा माइंड स्ट्रेस में था, लेकिन हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहां पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ये प्रॉपर ना मिलने की वजह से, विटामिन सी प्रॉपर ना मिलने की वजह से हमारे बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रेस में चले गए। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यहाँ पे प्रॉब्लम अब सेलुलर लेवल पे चला जाता है। सेलुलर लेवल की प्रॉब्लम को आप समझ सकते हो, सिर्फ 10 से 15 मिनट के ब्रेथ वर्क से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि जब हम ब्रेथ वर्क करेंगे तो हम एक रूल को फॉलो करेंगे, दैट इज 4-4-6 का रूल। ये मैं आपको अभी बताऊंगी भी और करवाऊंगी भी। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में मिलेगी, आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑर्गन्स के अंदर है वो प्रॉपरली बाहर आएगी। और जब कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर आता है ना, तो बॉडी अपने आप को नेचुरली डिटॉक्स करती है
उसका लोड कम होता है। और डेफिनेटली जब भी लोड कम होगा, चाहे वो माइंड से हो चाहे वो बॉडी से हो, तो आप अपने आप को रिलैक्स्ड फील करोगे, आपको फील होगा कि आपका स्ट्रेस कम हुआ है। ठीक है, तो हम इस पे भी डेफिनेटली काम करेंगे, एक प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप लोग उसको फील कर सके। लास्ट इज एंड बहुत इंपॉर्टेंट, आपका इमोशनल डिटॉक्स टेक्निक्स। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका कि आप ग्रास पर बेयर फुट चलें। आपको कोई शू नहीं पहनने, कोई स्लीपर्स नहीं पहनने, आपको ऐसे ही वॉक करना है, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट। और कोशिश करें कि अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा स्पेस नहीं है जहां पे हम बेयरफुट चल सके। तो कोई बात नहीं, जिस दिन आपका हॉलीडे होता है एटलीस्ट उस दिन आप किसी पार्क में जाएं या फिर किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे आपको ग्रीन ग्रास मिले। एटलीस्ट उस दिन आप इस प्रैक्टिस को करें, थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर करें, और खास करके उस टाइम पर जिस टाइम पर कि सनराइज का टाइम होता है, जब आपको ऑरेंज सन की अवेलेबिलिटी होती है, जहां पे सनलाइट इतनी हार्श नहीं होती कि वो हमारी स्किन को डैमेज कर सके, उस टाइम पे सन का एक्सपोजर ले। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप जो भी मील्स खा रहे हैं उनको वार्म खाएं और फ्रेश खाएं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो आपके इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस करें, किसी ऐसे इंसान के साथ बात करें जिससे बात करना आप सेफ फील करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो उस केस में आपने इमोशंस को राइट डाउन करना स्टार्ट करें, जर्नलिंग करें। ये आपको इमोशनली ड्रेन्ड आउट होने से बचाएगा। आप फील करेंगे सपोर्टेड, आपको फील होगा कि नहीं कोई है जिसे मैं अपनी बात बता सकता हूँ। और जब आप अपनी बात कह देते हो ना, या किसी को बता देते हो या कहीं लिख देते हो, तो आप अपना लोड, अपना स्ट्रेस कम कर देते हो। और एटलीस्ट 50 to 60% आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि अपनी इमोशंस को लिखते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने इमोशंस को राइट डाउन करते हैं, बहुत अच्छी हैबिट है। कुछ लोग हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर करेंगे काम, की किस तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हो। वेरी नाइस। कुछ लोग जो है अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। सबसे सेफेस्ट एरिया होता है जहां पे आप अपने इमोशंस डिस्कस कर सकते हो। रीजन, क्योंकि आपका फ्रेंड आपको कभी भी जज नहीं करता, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। और डेफिनेटली ये फ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो आपका की सिस्टर भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड आपके फैमिली के बाहर ही होगा, डेफिनेटली आपके फैमिली में भी हो सकता है। वेरी नाइस गाइस। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या जो हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड से ही रिलेटेड है, या हम जो खा रहे हैं वो भी हमारे स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है? तो न्यूट्रिशन से इसका क्या कनेक्शन है, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सरप्राइजिंग है, बट एक्चुअली जो 90% हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो आपके गट में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हॉर्मोन्स जो हैं आपके ब्रेन में बन रहे हैं। जो आपका मेन हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, वो आपके गट में बनता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एज अ केमिकल, और जाकर के आपकी ब्रेन एक्टिविटी पर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। तो कितना अच्छा होगा ना कि अगर हम अपने फूड को, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लेंगे, और हमारा तो स्ट्रेस ही ठीक हो जाएगा। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं है ऐसे कि सिर्फ खाना ठीक करके हम अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप में से किसी ने सोचा था ऐसा कि आपका फूड आपके स्ट्रेस, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकता है?
तो जो हमारी बॉडी में बेसिकली अगर हम बात करते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स की, तो 4 तरह के हैप्पी हॉर्मोन होते हैं। फर्स्ट इज सेरोटोनिन, सेकंड इज डोपामिन, थर्ड इज ऑक्सीटोसिन एंड फोर्थ इज एंडोर्फिन्स। जो सेरोटोनिन होता है ये मोस्टली हमारे गट में बनता है, और डोपामिन भी कुछ अमाउंट में हमारी गट में बनता है। तो अगर हम अपने फूड साइकिल को ठीक रखें, टाइम से रखें, तो हम हमारे बहुत सारे इमोशनल हैवीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो इसे हम मूड स्टेबलाइजर हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, क्या खाएं मैम कि हमारा सेरोटोनिन का लेवल अच्छा रहे? तो इस केस में आप क्या खा सकते हो, आपको खाना है मैक्सिमम प्रोटीन रिच डाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो मैक्सिमम हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपके अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। खास करके सेरोटोनिन और डोपामिन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफान से बने होते हैं। ये दो अमीनो एसिड है, ये दोनों ही अमीनो Monica, एसिड आप we will be getting the recording for this. डेफिनेटली you will get the recording. All right. Thank you so much. सॉरी जी, जो टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान है, ये आपको बहुत ही रेगुलर से मील में आपको ये मिल जाएंगे। जैसे आपका पनीर हो गया, दालें हो गई, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, आपके नट्स एंड सीड्स हो गए। ऐसे में आप इन छोटी छोटी हैबिट्स को बदल के ना अपनी फूड में, अपनी प्लेट में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन के जो लेवल्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में मूड स्टेबलाइजर हार्मोन ज्यादा होगा, डेफिनेटली आपके मूड स्टेबल रहेंगे, हमें मूड स्विंग्स कम होंगे। और डोपामिन क्या है? डोपामिन है रिवॉर्ड हार्मोन। आपको एज अ जब भी हमें कोई भी रिवॉर्ड मिलता है ना, कोई किसी से प्रेज मिलता है, तो हमारा स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ी दूर देर के लिए एकदम गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज डोपामिन। और ये डोपामिन हार्मोन आपको फील गुड फैक्टर देता है, आपको हैप्पी बना देता है। तो क्या जब हमारी कोई प्रेज करेगा तभी हमें डोपामिन मिलेगा? नहीं, हमें डोपामिन एक्सरसाइज के थ्रू भी मिलता है। जब हम छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करते हैं ना, तभी भी मिलता है। तो इसलिए ना आज से ये प्रैक्टिस करो कि अपने टारगेट्स को स्मॉल करो, बड़े बड़े टारगेट्स मत लो। क्योंकि बड़े टारगेट्स को कंप्लीट करने में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, और ऐसे में आपका डोपामिन जो है बहुत लेट से रिलीज होगा। लेकिन जब आप अपने टारगेट्स को स्मॉल रखोगे ना, हर अचीवमेंट पे आपका डोपामिन रिलीज होगा। तो क्या हुआ, हमने एक छोटी सी हैबिट चेंज की और हमारी बॉडी में डोपामिन के लेवल बढ़ जाएंगे। तो आप फील गुड करोगे, आपको अचीवर वाली फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक टास्क कंप्लीट किया और मुझे मैं और भी कर सकता हूँ। वो मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक मोटिवेशन हार्मोन भी है, आपकी बॉडी में मोटिवेशन को बढ़ाएगा। तो जो भी आपके टास्क है ना, उनको छोटा छोटा कर लीजिए। जो भी, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे क्योंकि आप लोग सब ऑलमोस्ट प्रोफेशनल हैं, आपको आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, तो उनको ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए कि मुझे अगले आज के दिन में ये वाला सेगमेंट कंप्लीट करना है, या नेक्स्ट 2 आवर में ये सेगमेंट कंप्लीट करना है। तो जब आप वो कंप्लीशन करेंगे ना, कोई और प्रेज करे ना करे, आपका दिमाग आपको प्रेज करेगा और डोपामिन रिलीज होगा। तो इस चीज पे थोड़ा काम करें। थर्ड जो आपका हार्मोन है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। जैसे कि सभी जानते हैं, हम में से मोस्टली लोग जानते हैं, ये लव हार्मोन। एक छोटा सा हग, एक छोटा सा ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट करते हो और वो ट्रस्टफुल वर्थफुल है, तो आपको बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। आप किसी से प्यार करते हो और उस प्यार को एक्सप्रेस करते हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये प्यार आपका किसी के लिए भी हो सकता है, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी, अपने पेट के लिए भी, या अपने किसी काम के लिए भी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं। जब वो छोटा सा अपना कोई काम या कुछ कर लेते हैं ना, तो उनको वो फील होती है, एक कनेक्शन वाली फीलिंग आती है। और जब भी आपको कनेक्शन वाली फीलिंग आएगी ना, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा।
अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनका लव आपको ऑक्सीटोसिन देता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे मेंबर हैं जो बहुत लविंग है या बहुत केयरिंग है, तो वहां पे आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कि आपकी आपके आसपास में ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत केयरिंग हैं, बहुत काइंड है, या आप किसी के लिए काइंड हो, आप किसी के लिए कुछ करते हो बिना किसी इस चीज के कि मुझे इससे कुछ वापस चाहिए। जब वो काइंडनेस आप दिखाते हो तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो बहुत छोटी छोटी हैबिट्स है कि अगर आपको लगता है कि मेरे छोटे छोटे डोनेशन से किसी को कोई हेल्प हो सकती है, वहां पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स आप अपने लाइफस्टाइल में रख सकते हो। फोर्थ जो है वो है एंडोर्फिन हार्मोन। ये बेसिकली ऐसा हार्मोन है जो मोस्टली हमारे ब्रेन में ही बनता है, और ये एक नेचुरल पेन रिलीवर की तरह काम करता है। इस हार्मोन की क्या खास बात है कि ये आपको ऐसी चीजों में मिलेगा जो कि थोड़ी रिलैक्सिंग हो। जैसे डांस करने से कुछ लोग रिलैक्स फील करते हैं, कुछ लोग योगा और मेडिटेशन से रिलैक्स फील करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनने से रिलैक्स फील करते हैं, कुछ को कुकिंग करके रिलैक्सेशन होता है, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन होता है अपनी बातों को जर्नलिंग करने में। तो ऐसे जो ये चीजें होंगी ना, जहां पे आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा, वहां पे एंडोर्फिन रिलीज होंगे और आप अपने एंडोर्फिन्स का पूरा फायदा ले पाओगे। तो हॉर्मोन्स तो चार हैं आपके पास, लेकिन जो सबसे मेन हार्मोन है दैट इज सेरोटोनिन, और वो मैक्सिमम आपकी गट में बन रहा है। इसलिए आपकी गट का हेल्दी होना आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फूड आपके बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल्स को इंप्रूव करते हैं वो है वार्म और फ्रेश मील्स। ऐसी मील्स जो कि ताजा बनी हो, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। इनमें भी खास करके आप अपने डाइट में बनाना, जो आपका कर्ड है या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, सोया प्रोडक्ट्स हैं, ओट्स हैं, सीड्स एंड नट्स हैं, खास करके पंपकिन सीड्स एंड सेसमी सीड्स, इनको इंक्लूड कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं, और इनमें ओमेगा 3 भी एक अच्छे अमाउंट में है। तो ये आपको सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में तो हेल्प देंगे ही, वैसे भी ये नेचुरली भी कामिंग इम्पैक्ट रखेंगे ड्यू टू मैग्नीशियम। हर्बल ड्रिंक्स है। अब अगर हम हर्बल ड्रिंक्स की बात करें तो जैसे जो जीरा वाटर है, या फिर जो आपका धनिया सीड्स का वाटर है, या फिर ब्लू पी टी है, ये आपको, या फिर ब्राह्मी टी है, ये आपको हेल्प करेंगे नेचुरली अपने आप को काम करने में। सैफरन या फिर टर्मरिक मिल्क, आयुर्वेद में ना एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जिसको हम कहते हैं वार्म रूटीन। वार्म रूटीन में क्या होता है कि आपको सुबह उठते ही ल्यूकवार्म वाटर पीना है, पूरे दिन में वार्म और फ्रेश मील्स खानी है, और रात को सोने से पहले या तो केसर वाला या हल्दी वाला ल्यूकवार्म मिल्क पीना है। ऐसा करने से क्या होगा, आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी हम वार्म और फ्रेश लेते हैं तो हमारी बॉडी में वाता का एग्रीवेशन कम हो जाता है, वाता सप्रेस होता है। और हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर वाता कम होगा तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होगा। तो ऐसे में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम अपनी रूटीन में वार्म थेरेपी को इंक्लूड करें, यानी कि सुबह शुरुआत भी वार्म से करें और रात की एंड शाम की एंडिंग भी वार्म से करें, वार्म हल्दी मिल्क से या सैफरन मिल्क से, जो भी आपको टेस्ट वाइज बेटर लगता है आप वो इंक्लूड कर सकते हो। अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में घी को जरूर इंक्लूड करें, घी को ना छोड़े, खास करके काउ मिल्क। यहाँ पे हम काउ मिल्क ही बात कर रहे हैं, बफेलो मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं या मिक्स घी की बात नहीं कर रहे हैं। जो घी लेना है हमें वो काउ घी ही होना चाहिए, क्योंकि काउ घी का नेचर होता है कामिंग नेचर। ये आपकी बॉडी में एसिडिटी भी नहीं होने देता और वात को भी सप्रेस कर देता है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में काऊ घी को जरूर ऐड करना है। इसको मॉडरेशन में ऐड करना है, यानी कि 1 to 2 टीस्पून पूरे दिन में ऐड करना है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें ग्रीन वेजिटेबल्स की या लीफी वेजिटेबल्स की, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच होती है।
और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो आपके नर्व एंडिंग्स को सपोर्ट करता है। और जो चीज आपके नर्व एंडिंग्स को सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को यानी कि उन केमिकल्स को भी आगे पहुंचाने में हेल्प करेगी, जो कि आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करेंगे, यानी कि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स। तो हमें बी कॉम्प्लेक्स वाले फूड भी इंक्लूड करने हैं, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट में भी अगर हम खास करके बात करें पेयर की, पेयर एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन ए, सी और ई तीनों आपको एक साथ मिल जाते हैं। एप्पल को हम सबसे हेल्दी फ्रूट मानते हैं ड्यू टू आयरन कंटेंट, लेकिन पेयर उससे ज्यादा हेल्दी है ड्यू टू इट्स एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर इतने अच्छे अमाउंट में है कि वो आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। तो जब तक मार्केट में पेयर होना और आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो उसको एज ए मेडिसिन खाइए, पर एटलीस्ट रोज एक पेयर जरूर खाइए। नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे मिनरल रिच होते हैं। खास करके जो पंपकिन सीड है, सेसमे सीड है, इनमें इतना ज्यादा मैग्नीशियम होता है कि आपके नेचुरली आपके मैग्नीशियम की डेली डोज को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको इनकी वजह से स्लीप इंप्रूव होगी, आपका गट रिलैक्स्ड रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, आपको ओमेगा 3 मिलेगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, यानी कि नेचुरली आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स भी रिलीज होंगे, यानी कि पेन रिलीवर हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे। लास्ट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो बी कॉम्प्लेक्स रिच है तो डेफिनेटली हमें अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है? विटामिन D3 का सप्लीमेंट। विटामिन D3 सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेते हो, यह आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने का क्या मतलब है? कि आपकी बॉडी में जो भी आप खा रहे हो या जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो सेल्स में प्रॉपरली पहुंच पा रहे हैं, सेल्स उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो विटामिन D3 वहां पे एक कैरियर की तरह काम करता है। तो इसलिए विटामिन D3 का सप्लीमेंट जरूर लें अगर आप उसमें डेफिशिएंट है या फिर इनसफिशिएंट है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो आप मेंटेनेंस डोज ले सकते हैं, दैट इज 2 मंथ्स में एक बार एक शॉट ले लिया। उसके अलावा आयरन सप्लीमेंट वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम होगा तो ऐसे में भी आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा। रीजन क्या है कि अगर आयरन कम होगा तो जो आपकी आरबीसीज होती है ना, वो मैक्सिमम आयरन को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना साइज बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपकी बहुत सारी कई बार हम ऐसे रिपोर्ट्स करवाते हैं तो हम देखते हैं कि आरबीसीज का साइज नॉर्मल साइज से डबल से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन कम। तो अपने आयरन के सपोर्ट का ध्यान दें, उसके लिए आप अपनी डाइट में डेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। रेजिन्स एक बहुत अच्छा सोर्स है, रेजिन्स में भी खास करके ब्लैक रेजिन्स एंड मुनक्का, वो आयरन का इतना अच्छा सोर्स है कि अगर आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको अलग से आयरन सप्लीमेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो एक सप्लीमेंट बहुत जरूरी है दैट इज B6 का सप्लीमेंट। जब हम एक बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी टैबलेट या कुछ ऐसा लेते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लेते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ B12 नहीं मिलता, B6 भी मिलता है। आपको नट्स और सीड्स भी B6 देते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो B6 में डेफिशिएट होते हैं, उस केस में आपको B6 का सप्लीमेंट लेने का रिक्वायरमेंट पड़ता है। क्योंकि अगर आप B6 का सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स कितना भी, B12 कितना भी हो, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो न्यूरॉन्स के एंडिंग है वहां पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए अपने टेस्ट को टाइम टू टाइम करवाएं। जो आपके टेस्ट आपके स्ट्रेस से, एंजाइटी से, हार्मोन से रिलेटेड हैं उनको करवाएं। ऐसा कराने की वजह से आपको हेल्प मिलेगी इस चीजों को जानने में कि मुझे अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्या हमें एक्सक्लूड करना, हम सब जानते हैं कि हमें क्या एक्सक्लूड करना। हमें एक्सक्लूड करना है प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैकेट बंद चीजें हैं वो हमें एक्सक्लूड करनी है, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है और उन एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है।
ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा मात्रा में एडेड होते हैं। एक्सेस कैफीन, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं बीइंग ऑफिस डेस्क जॉब करते हुए। हम जब भी ऑफिस डेस्क पे होते हैं ना, हम कभी इस तरीके से नहीं सोचते कि जो टी कॉफी हम इतना बार बार ले रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। जब हम एक्सेस कैफीन लेते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम करते हैं कि हम विटामिन D3 की एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर देते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अगर आपकी बॉडी में D3 प्रॉपर नहीं होगा, आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मैं तो ग्रीन टी पीता हूँ। क्या आपने चेक किया जो ग्रीन टी आप पीते हो उसमें कैफीन है या नहीं है? कोशिश कीजिए जो ग्रीन टीज आप यूज कर रहे हैं वो लीफ के फॉर्म में हो, ताकि उसमें कुछ एड ऑन नहीं किया जा सके अपनी ग्रीन टीज में। तो अपने अपने ग्रीन टीज के बैक लेबल को जरूर चेक कीजिए कि कहीं उसमें एडेड कैफीन तो नहीं है, कहीं वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ कैफीन तो नहीं दे रही, आपके चैनल्स को ब्लॉक तो नहीं कर रही। तो ग्रीन टीज को ऐड कीजिए, लेकिन वो कैफीन फ्री होनी चाहिए। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने किसी भी ईटिंग हैबिट को रेगुलर नहीं रखते। आज मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, कल मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करूं और अगले दिन 11 बजे करूं, या किसी दिन ब्रेकफास्ट ना ही करूं, तो मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे समझेगा कि मुझे डाइजेस्टिव जूसेस किस टाइम चाहिए। अगर आपका जो भी आपके बॉस हैं या वो आपको एक टाइमलाइन नहीं देंगे, वो आपको नहीं बताएंगे कि उनको कितने बजे काम चाहिए, तो आप कितने बजे डिलीवर करोगे आपको कैसे पता लगेगा। उस आपको पता होना चाहिए ना कि डिलीवरी कितने बजे देनी है या मुझे सबमिट कब करना है। सेम हमारी बॉडी के साथ है, अगर हम रोज अलग अलग टाइम पर करेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा सर्काडियन रिदम, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे जानेगी कि हमें कितने बजे कितने बजे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने हैं। अगर आप एक फिक्स रूटीन रखेंगे कि मुझे ब्रेकफास्ट 8 बजे करना है, लंच मुझे 2 बजे करना है और डिनर मुझे 7 बजे तक अपना कंप्लीट करना है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे सिक्रीट होंगे। अगर डाइजेस्टिव जूसेस आपके पास एक अच्छे अमाउंट में होंगे, डेफिनेटली आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको न्यूट्रिएंट सपोर्ट अच्छा मिलेगा, और न्यूट्रिएंट सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी में हॉर्मोन्स अच्छे लेवल पे मिलेंगे। आपकी गट अच्छी होगी तो सेरोटोनिन अच्छे लेवल पे बनेगा। एक और सबसे चीज जो है वो शुगरी फूड्स जो है, जितनी भी चीजें जो कि शुगर कंटेनिंग होती है, ये एक बार तो हमें फील गुड फैक्टर देती हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक स्पाइक देती है ना आपको ग्लूकोज का। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट करती हैं वो करती हैं जब एकदम से डिप्रिवेशन आता है। जब भी आप कुछ मीठा खाते हो ना, तो शुगर का स्पाइक एकदम एकदम से पीक पे जाता है और फिर एकदम से लो पे आता है। ये जो ट्रांजिशन है ये आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स को डैमेज करते हैं, इंसुलिन की एक्टिविटी को डैमेज करते हैं, और साथ ही साथ आपके बॉडी में वेट गेन का रीजन बन जाते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा वेट गेन करते हैं या ओबीस होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ओबेसिटी की कंडीशन में जो फर्स्ट थिंग डिस्टर्ब होती है वो होती है हमारी गट। अगर हमारी गट डिस्टर्ब है तो फिर हमारा माइंड डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा ही होगा। एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, कि अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स यानी कि जितनी भी चीजें जैसे योगर्ट हो गए और कर्ड हो गए, इसको जरूर ऐड कीजिए। ग्रीक योगर्ट स्पेशली, ये आपकी बॉडी को प्रोबायोटिक सपोर्ट देगा और आपकी गट में एक हेल्थी फ्लोरा को डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सेरोटोनिन है वो एक अच्छे अमाउंट में बनेगा। तो मैं होप करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पहले वो डाउट क्लियर कर देती हूँ।
हाँ जी। तो जैसे कि आप लोगों ने पूछा प्रीबायोटिक के बारे में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ओट्स है, बनाना है, ये आपके प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं। डेंडेलियन जो ग्रीन्स हैं वो भी आपके प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं। डेफिनेटली आप इनको ऐड कर सकते हो। अनियंस और बीट्स भी आपके बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स होते हैं, तो आप इनको भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। जब तक हम प्रोबायोटिक एक अच्छे अमाउंट में नहीं लेंगे, तब तक आप चाहे कितना भी प्रीबायोटिक्स खा लें, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको प्रोबायोटिक्स लेने होंगे, तभी आपको प्रीबायोटिक्स का एक्चुअली हेल्प मिलेगा। और जो नहीं हम जैगरी को यूज नहीं कर सकते। जैगरी, जैगरी पाउडर और शुगर एक ही बात है, बस रिफाइनिंग का फर्क है। इनको ऐड नहीं करना है। यस, वी हैव टू कंप्लीट शुगर कंप्लीटली। रीजन क्या है कि जो शुगर है वो एक एक्स्ट्रा आप कंपोनेंट ले रहे हो, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, वेदर इट इज का प्रोटीन, आगे जाके इसने बनना ग्लूकोज ही है बॉडी में। सॉरी, प्रोटीन को नहीं बनना, बट जो कार्ब और फैट हम खा रहे हैं उसने आगे जाकर के ग्लूकोज ही बनना है। तो इसलिए हमें शुगर एडिशनली नहीं लेना है। यस, हमारी डाइट में नॉनवेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, डेफिनेटली इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। खास करके एग वाइट्स आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप जितने अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेंगे, उतने अच्छे अमाउंट में आपके हॉर्मोन्स की सप्लाई होगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर वेजिटेरियंस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लेंटिल्स हैं, ब्लैक चना है, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आप थायराइड पेशेंट हो और आप सोया प्रोडक्ट्स भी नहीं ले सकते, तो उस केस में आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो। वे प्रोटीन के भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आते हैं, जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर प्रो हीलिंग टिप्स की बात करें, तो जैसे हमने पहले बात करी, अपने मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए वार्म वाटर के साथ में। थोड़ी सी देर के लिए डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे जरूरी चीज जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोने से पहले मोबाइल चेक करके सोना। ये नहीं करना। जब भी आपको सोना है, उससे एटलीस्ट 1 आवर पहले आपको मोबाइल छोड़ देना है, या टीवी देखना छोड़ देना है। आपको किसी भी तरीके की ओवर ब्राइट लाइट में नहीं रहना है। अगर आप अपने आसपास के एरिया को डिम लाइट्स दोगे, डार्क व्यू दोगे, तो आपकी बॉडी नेचुरली ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन जो आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है। आप ये सोचते हो कि अभी 2 मिनट पहले तक आप ब्राइट लाइट में थे, अभी आप जाके सो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके करंट माइंड स्टेटस के हिसाब से काम नहीं करती, वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करती है। अगर आप उसको वैसा माहौल दोगे ना, स्लीप वाला, डार्क वाला, थोड़ा थोड़ा ऐसा कामिंग वाला, जहां पे हल्का सा कोई आप म्यूजिक सुन सकते हो, डिम लाइट्स रख सकते हो, कोई अगर आपको बुक पसंद है, कम मतलब इतनी सफिशिएंट रोशनी हो जिसमें आप बुक पढ़ सके, उसमें वो बुक पढ़ सकते हो। तो ऐसी ये चीजें आपके माइंड को कामिंग इम्पैक्ट देंगी, और आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नेचुरली रिलीज होगा, और आपकी स्लीप अच्छी होगी। स्लीप क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी, डेफिनेटली आपका नेक्स्ट डे का स्ट्रेस लेवल अपने आप से कम हो जाएगा। टाइम पर सोना ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना टाइम फिक्स नहीं करेंगे, तो ये चीजें आपको लेटर ऑन डेफिनेटली परेशान करेंगी। रीजन क्या है? आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करें। ऐसा करने से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आपका माइंड का लोड कम होगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेचर के साथ और सनलाइट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें, चाहे वो 5 से 10 मिनट ही हो। एक किसी भी अच्छी जर्नी की शुरुआत ना 5 मिनट से ही की जाती है, तो 5-5 मिनट करके ही हम अपनी अच्छी जर्नी की शुरुआत करेंगे। नेचर के साथ में, सनलाइट के साथ में इस चीज को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें मॉर्निंग में टाइम से उठें और एक्सपोजर लें ऑरेंज सन का। डूम स्क्रोलिंग एट नाइट ये बहुत जरूरी है। जैसे पहले में हमने डिस्कस किया, मोस्टली लोग करते हैं बेड पे लेटे लेटे बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कुछ मतलब का है नहीं है, जो रील्स आ रही है उनको देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत पुअर हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव स्टेट में रहता है।
तो ये मैं आप लोगों से ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चीज को आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके माइंड को ही नहीं, आपके नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है। ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको बहुत इम्पैक्टफुल होंगी। आप इन चीजों को अपने उस लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, आपको फर्क फील होगा। अब अगर हम बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों के अलावा जो इमोशनल लोड है ना, इमोशनल हैवीनेस, वो भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कि स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी भी नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है, बट हम बहुत हैवी फील करते हैं, लोडेड फील करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आप इसके लिए किसी भी सेफ पर्सन को चूज कर सकते हैं या किसी नोटबुक को चूज कर सकते हैं, बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस जरूर कीजिए। क्योंकि ये जो कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। वो ना बेचारा बुरा नहीं है एक्चुअली, वो अच्छा हार्मोन है और हमारे लिए जरूरी भी है। वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी में ना शुगर के लेवल्स को, बीपी के लेवल्स को कंट्रोल करके रखता है। बट वो बुरा कब बन जाता है? हमारी एक हैबिट की वजह से, कि हम अपने कांस्टेंट प्रेशर को नहीं हटाते। जब ना हम कोई भी, वो एक प्रेशर हार्मोन है कि स्ट्रेस हार्मोन, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना, वो रिलीज होता है। अब हमने क्या किया, हम कांस्टेंट स्ट्रेस में एक ही चीज को लेकर के ओवरलोडेड है और उसे कहीं एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। उस केस में क्या होता है कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे, कि जिसमें आपका कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल लेवल से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये कॉर्टिसोल आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। जो पहले आपका फ्रेंड था वो अब आपका एनिमी बन जाता है। रीजन, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल जब भी आपकी बॉडी में रिलीज होगा, वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के मोड में ले आएगा, आपकी बॉडी को फ्लफी बना देगा, आपकी बॉडी को इस तरीके से रेडी करेगा कि अभी आपका कोई नुकसान होने वाला है और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें ना ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशनल लोड को खत्म करें। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाएं। अगर आप किसी के सामने अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करें, तो मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि उनको लिखना स्टार्ट करें। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये फील करते हैं कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, या तो बात करें और उसको किसी एक को कोई सॉल्यूशन दे। मत क्या, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं ना, हमारी रिलेशनशिप भी उससे हैम्पर होती है। हम छोटी छोटी बातों पे फिर इरिटेट होते हैं। रीजन, क्योंकि पीछे से कॉर्टिसोल आपको परेशान कर रहा है कि नहीं, आपको फाइट करना है, फाइट करना, आप फाइट मोड में रहते हो, इरिटेशन के मोड में रहते हो। और जब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, जब माइंड को ये लगता है कि अब तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि हैंडल नहीं हो पाएगी, मैं डेंजर जोन में हूं, तो आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से ही होता है, लेकिन उसके इनर पार्ट से होता है। ये वाला हार्मोन आपकी बॉडी को फिर हाइपर टेंशन में, हाई शुगर लेवल्स में ले जाता है। रीजन, इसको ये लगता है कि अभी एंजाइटी और जल्दी जल्दी हार्ट का काम करना, पैल्पिटेशन का बढ़ जाना ये जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाऊंगा। तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स की तरह आता है और सब कुछ खराब कर देता है। तो मैं इसलिए आप लोगों से बार बार यही कहूंगी कि जो अपने इमोशंस हैं उनको राइट डाउन करना या एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आपको ब्रेथ वर्क करना बहुत जरूरी है, उसको जरूर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ब्रेथ वर्क करेंगे, आप अपने आप को थोड़ा टाइम अपने लिए देंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक रेस में भागा जाए, एक पॉज बहुत जरूरी होता है। अपने आप को स्लो डाउन करना बहुत जरूरी होता है। कोई बात नहीं, आज हमने एक टास्क कम किया, हम उसे कल कर लेंगे, लेकिन
कल कर तो पाएंगे? अगर हम इसी तरीके रेस में भागते रहे तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो हमें अपनी बॉडी को केयर करने ही नहीं देंगे। जिस तरीके से हम ना हर चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं अच्छी तो दिख रही हूं ना, या मैं दिख रहा हूं ना, या मेरे क्लोथ सही है ना, या मेरे फुटवेयर सही है ना, उस तरीके से ही इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है कि मेरा मेंटल पीस का लेवल सही ही है ना, क्या मेरे को उतना मेंटल पीस मिल रहा है, क्या मुझे उतना रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्या मैं अपने आप को उतना टाइम दे रहा हूं या दे रही हूं जितना मुझे देना चाहिए। इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन मैं कहूंगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों पे जरूर ध्यान दें और इन पे वर्क जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को अलाउ करेंगे ना हील करने के लिए, तभी आप हील हो पाएंगे। कोई और जबरदस्ती पकड़ के आपको हील नहीं करवा सकता। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप के बारे में सोचें कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है और किस तरीके से अपने लिए टाइम निकालना है। अगर हम बात करें इन्हीं की कि एडवांस हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले आपको बताया, अभ्यंगा यानी कि ऑयल मसाज, ये आपके बॉडी को नरिश करता है, आपके दिमाग को काम करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ओम चैंटिंग एक पावरफुल टूल है, कुछ नहीं लगता, हम सबको आती है, और आप इसको बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की तरह फॉलो कर सकते हैं कि मुझे सुबह उठ के 5 मिनट ओम चैंटिंग करनी है। अगर आप ऐसा करोगे, आपके माइंड को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, और ये बहुत सारे रिसर्चेज में भी ये चीज प्रूव हुई है कि ओम चैंटिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि आईसीयू तक के पेशेंट्स को हीलिंग में इम्प्रूव हेल्प करता है। तो हम तो बहुत बेटर कंडीशन में है, डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी। भ्रामरी प्राणायाम, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये नाम सुना होगा और कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना। ये टाइप ऑफ प्राणायाम होता है जिसमें आपको अपने दोनों कान को कवर करके, अंगूठे से और आंखों को इन 4 फिंगर्स से कवर करके, और अपनी सांस को पहले इनहेल करना है एंड देन एक्सहेल करना है एक साउंड निकालते हुए। ये इतना सूदिंग और कामिंग प्राणायाम है ना कि ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे सूद देगा, बहुत अच्छे से आपके माइंड को काम करेगा। और मैं सच कहूं ना, इन पूरे प्राणायाम के उसमें आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे, मैक्सिमम 10 मिनट्स। अपनी मॉर्निंग में 10 मिनट अपने लिए निकालिए और आप फील कीजिए कि क्या डिफरेंस होता है। अनुलोम विलोम बहुत कॉमन, बहुत फेमस है। एक नॉस्ट्रल को बेसिकली आपको क्लोज करना है और दूसरे से सांस लेनी है, फिर इन 4 फिंगर से दूसरे को क्लोज करके इससे छोड़ना है। इसी तरीके से सेम चीज रिपीट करते जाना। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बॉडी में ऑक्सीजन के को पहुंचाने में। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हमने बात करी थी ना पहले, वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। मेडिटेशन सुनने में आसान लगता है, देखने में आसान लगता है, बट हाँ, मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, आप मेडिटेशन 15 मिनट के लिए करोगे, तब कहीं जाके आप 1 या 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर पाओगे। क्योंकि मेडिटेट वाली कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ अपने इनर पीस के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है। और मेडिटेशन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जिन भी गॉड को या जिनको भी आप जिनकी भी को मानते हो, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपको हेल्प मिलेगी कनेक्शन बनाने में। वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भगवान गॉड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपको मेडिटेशन करना, अपनी इनर पीस के साथ कनेक्ट करने में आसानी होती है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, जैसे हमने पहले भी बात करी कि बेयरफुट चलना और साथ ही साथ सनलाइट का एक्सपोजर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके हॉर्मोन्स को बूस्ट करने में। क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो सनलाइट से और बेयरफुट चलने से भी आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने वाली प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आपकी को डीप रिलैक्सेशन दे
और आपके पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको रीस्टोर करे। तो इसमें जो सबसे जरूरी ब्रेथ वर्क होता है वो अभी हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि वो हमें किस तरीके से करना है। तो एक 2 मिनट का मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक्टिवली इसको करें। ये एक 2 मिनट की प्रैक्टिस है। इसके लिए आप लोगों को जहां पे भी आप बैठे हैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। जहां पे भी आप हैं एकदम कंफर्टेबल मोड में आ जाएं। आप लोग मुझे हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग सिचुएशन में या पोजीशन में हैं, ताकि हम इसको आगे स्टार्ट करें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। कोशिश करें जहां पर भी हैं वहां एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्रॉस लेग्स ही करना है, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। हमें सिर्फ 2 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। वेरी गुड। कोशिश करें। अपनी आईज को क्लोज करें। एवरीवन प्लीज अपनी आईज को क्लोज करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रूल समझा देती हूँ, दैट इज 4-4-6 का रूल। यानी कि क्या करना है हमें, 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स के लिए उस ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, एंड 6 सेकेंड के लिए रिलीज करना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं 1 2 3 4 काउंट करूंगी। मैं जब काउंट करूंगी आपको इनहेल करना है, नेक्स्ट काउंटिंग के लिए उसको होल्ड करना है, एंड उससे नेक्स्ट 6 काउंटिंग के लिए आपको रिलीज करना है। ठीक है। क्लोज योर आईज। अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 रिलीज। अगेन 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 रिलीज। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। Again, close your eyes. 1 2 3 4 hold. 1 2 3 4 release. 1 2 3 4 5 6. Relax, guys. Hope you all do this. How are you feeling all? Please मुझे अपने चैट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है। इस ड्यूरेशन में आपने कुछ फील किया, रिलैक्स फील हुआ? और ये कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, क्या हम नहीं कर सकते इसको रोज 10 मिनट के लिए? तो इस तरीके की छोटी छोटी जो ब्रेथ वर्क है, जो एक्सरसाइजेस हैं, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी हम कोई भी ब्रेथ वर्क करते हैं ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि हर चीज को साइड रख के हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ही फोकस करना होता है। कुछ और फोकस नहीं करना। सिर्फ सोचना है कि हाँ अभी मुझे इनहेल करना है तो सिर्फ इनहेल, अभी मुझे एक्सहेल करना है यानी कि ब्रीद आउट करना है तो सिर्फ ब्रीद आउट, अभी मुझे होल्ड करना है तो ये ऑक्सीजन, ये ब्रेथ मेरा कहाँ तक जा रहा है उसको फील कीजिए। ठीक है। अगेन करें एक बार ताकि हम इसको बेटर बेटर एक्सपीरियंस कर पाए। प्लीज हैंड रेज करके बताइए कि आप दोबारा करना चाहेंगे या हम आगे बढ़े।
ठीक है, हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, रिलीज। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स गाइस। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सब कुछ जाना समझा। अभी मैं थोड़ा सा आपको अपने प्रोग्राम्स के बारे में भी बताना चाहूंगी। मैं बेसिकली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट भी हूँ। तो हम हमारी कुछ बेसिक अप्रोचेस रहती हैं। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है माइंड डिटॉक्स प्रोग्राम। इसमें हम दो तरीके से आपको प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। एक है ओनली डाइट स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि मेडिसिन के सबका सपोर्ट पसंद नहीं है या मेडिसिन नहीं लेना चाहते, या फिर वो लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो है वो उतना नहीं है कि मेडिसिनल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो। ये उनके लिए है। इसमें हम आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स देंगे, स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक्स सिखाएंगे और 45 मिनट का 1-to-1 कंसल्टेशन देंगे एवरी वीक। सेकंड जो है वो है हमारा 360 डिग्री अप्रोच, यानी कि इसमें आयुर्वेदा हर्बल सपोर्ट भी रहेगा। जो आपके पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स हैं वो रहेंगे, स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक्स भी रहेंगी, 45 मिनट का 1-to-1 कंसल्टेशन भी रहेगा एवरी वीक, एंड साथ में आयुर्वेदा हर्ब्स भी रहेंगी जो कि आपको कंप्लीटली हेल्प करेंगी एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने में। यहाँ पे हम आपका माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं या बाद में हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो वेबिनार स्पेसिफिक हम एक ऑफर देते हैं कि अगर आप हमें 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन करते हो तो हम आपको 4 मंथ की सर्विसेज देते हैं, और अगर आप हमें 6 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो हम आपको 9 मंथ की सर्विसेज देते हैं। होप आपको आज का ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा हो और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई हो। अगर आपके कोई भी डाउट है आप मुझे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। हाय क्योंकि मैम। हेलो, जी जी, माय ऑडिबल? या यस, मेरा सिर्फ दो सवाल है रिलेटेड फूड को लेके और लाइफस्टाइल को लेके। नॉर्मली हम हाउस वाइफ जब यहाँ पे वर्किंग भी रहते हैं तो हमारे शेड्यूल काफी टाइट रहता है। हम चाहते भी हैं एक टाइम शेड्यूल प्रॉपरली करने के लिए। कभी कभी बच्चे का ट्यूशन टाइम हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी घर में अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, तो लेट में जो रात में जो हमारी स्लीपिंग होती है, टाइमिंग होती है, वो लेट हो जाती है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा उठना भी लेट हो गया, पूरा पूरा सर्कल जो साइकिल जो है वो उस पे लेट हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाती है। तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कभी कभी की, तो कभी कभी ओके ठीक है, बट ये रूटीन में नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अगर मान लीजिए आपके घर पे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं और आपको सोना था 10 बजे और बज गए हैं 12, ठीक है, उस केस में ना आपको क्या करना है कि नेक्स्ट डे आप अपने रूटीन के टाइम पर ही उठेंगे और रूटीन वर्क को कंप्लीट करेंगे। सेकंड थिंग जो है आपका, जैसे आपको आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी वजह से आपको रात को सोने को कम मिला है, यानी कि आप अपनी प्रॉपर स्लीप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और अगर आप बिना कुछ खाए, मान लीजिए आपको 6-8 घंटे सोना था, आप 6 घंटे ही सो पाए हैं, तो अगर आप बिना ब्रेकफास्ट किए, अगर आप 2 घंटे की डिप्रिवेशन है हमारे पास, हम 2 घंटे कम सोए हैं, तो अगर आप बिना ब्रेकफास्ट कर रहे 1 घंटे भी सोएंगे तो आप अपना वो 2 घंटे का स्लीप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। रीजन इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। आपका जो फर्स्ट जो मॉर्निंग का टाइम होता है दैट इज कफ का काल, ठीक है। अगर कफ के काल में आप स्लीप को बढ़ाते हो, ठीक है, तो जी। आपको, हमें मॉर्निंग की स्लीप क्यों अच्छी लगती है? मॉर्निंग की स्लीप हमें इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो कफ का काल होता है। इस टाइम पे बहुत डीप स्लीप आती है, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होता है।
तो अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, एम्प्टी स्टमक अगर आप 2 आवर की जगह 1 आवर भी अभी अगर आप रेस्ट कर लोगे या सो जाओगे, तो आपका पूरा दिन का रूटीन भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई थकान या लो एनर्जी वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपकी स्लीप कंप्लीट हो गई है और आप स्लीप डिप्रिवेशन मोड में नहीं हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरी दूसरी सवाल ये थी फूड के ऊपर मैम। जैसे जी। कि हम जब हमारे डाइट पे स्वीट कंट्रोल करते हैं, या ऐसा नॉर्मल हम जब नॉर्मल हेल्दी डाइट पे जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी अनहेल्दी चीजें होती है जो हमारी काफी पसंदीदा होती है, और हफ्ते में नहीं तो 15 डेज में एक क्रेविंग्स तो जरूर होती है कि हम उसको ले, और उसको जब हम वो क्रेविंग जब हम फुलफिल करते हैं, उसको खाने के बाद हमको काफी रिलैक्सेशन फील होता है। जब तक हम उसको नहीं खाते हैं तब तक हमारी दिमाग वहीं पर रहते रहते हैं कि ये लेना चाहिए। तो हाँ, तो ऐसा क्या बिल्कुल। हम कैजुअली उसको, मतलब ओकेजनली उसको लेना सही रहता है, या फिर एक बार ओकेजनली लेते लेते वो भी हो जाता है और 2 दिन बाद फिर से थोड़ा थोड़ा शुरू करें? नहीं, देखिए, ये तो बेसिकली हैबिट है, ठीक है। ये आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा उस अकॉर्डिंग कि एज अ रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली आपकी पसंदीदा जो भी चीज है वो उसको खाना है, बिल्कुल खाना है। क्योंकि आप इस लाइफ में हो और बहुत आपकी लाइफ आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आपको अपने सारे जो भी आपके हैं वो डेफिनेटली आपको एंजॉय करने हैं। आप 15 डेज में अपनी पसंदीदा मील जरूर खाएं एक बार, एज अ रिवॉर्ड खाएं, ताकि आपको डोपामिन का भी एक अच्छा सोर्स मिले और फील गुड फैक्टर भी हो, अचीवमेंट वाली फीलिंग भी हो। आप वो डेफिनेटली खा सकते हो, और उससे आपकी गट इम्पैक्ट नहीं होती है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब आप उसको ना एज अ रिवॉर्ड लेते हो तो आपके हेल्दी हॉर्मोन्स ज्यादा सिक्रेट होते हैं। बट जब आप उसको अपना रूटीन बना लेते हो ना, तब आपको प्रॉब्लम आती है। रीजन क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हमें जो फूड आइटम्स पसंद होते हैं वो न्यूट्रिएंट वाइज बहुत ही डिप्राइव्ड होते हैं, उतने न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होते, या फिर बहुत ज्यादा शुगरी होते हैं। और शुगर का एक एक्स्ट्रा सोर्स फिर हमारे स्टमक में चला जाता है। तो आप इसको खा सकते हैं 15 डेज में एक बार या 10 डेज में एक बार, आप अपना रूटीन अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। और उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं होगा। क्योंकि आप नेक्स्ट डे की आपकी जो मील है, आपने कितना हैवी मील लिया है रात को या दिन में, जो भी आपका रूटीन रहेगा उस अकॉर्डिंग, उस आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट मील डिजाइन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू हाय सो मच हाय मैम। मैम। मैं सरोज कंटिन्यू करूं क्या? अभी बात कर हाँ, सकते हो अभी आपसे? हाँ, बिल्कुल बताइए। मैम गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स बताए थे कि डिप्रेशन के या चीजों के, सो जैसे थकान होता है, आई थिंक मोस्टली आज के टाइम पे वुमेन्स का यही इशू है कि वो काम तो कर रही है बट कहीं ना कहीं वो लो फील कर रही है। एंड मोस्टली फीमेल्स एनामिक है। अगर हम अपना एचबी टेस्ट कराते हैं तो हम, तो मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अपना प्लान्स बताए, तो मतलब मेरे लिए तो ये वेबिनार नो डाउट बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं ये सर्च ही कर रही थी। इतने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इतना भरमार है, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं। कोई एक प्रॉपर मुझे, एक्चुअली मेरा हिस्ट्री थोड़ा सा मतलब क्रॉनिक में आप कह लीजिए चला गया है कि क्या है। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइडेंस करें, अगर फर्दर मुझे कुछ चाहिए तो आप मुझे वो बताएं। मेरा क्या इशू है मैम, मेरे को 2015 से थायराइड का इशू हो गया आफ्टर मैरिज। एंड उसके बाद से जो आपने जितने सिम्टम्स बोला, चाहे मैं जितना हेल्दी डाइट ले लूं या सप्लीमेंट्स ले लूं कुछ भी, तो मेरे को वीकनेस जाती ही नहीं है। मतलब और नींद का जो आपने बोला, कहीं ना कहीं मैंने कोरिलेट किया सेम वे। मतलब मैं सोई हुई हूँ बट जगी हुई सी हूँ। वो मेरे को लगता है डीप स्लिप हुआ ही नहीं कभी, किसी किसी रात में है, बट वो सुबह जल्दी उठने के चक्कर में, तो बच्चों के चक्कर में, तो वो मैम कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं होती है। तो सेम इशू है कि लाइक हेयर फॉल है, गट का इशू है। अभी तो पहले तो नॉर्मल थायराइड था, धीरे धीरे वो यूरिक एसिड में हुआ, देन फिर धीरे धीरे अभी मैं फैटी लीवर की तरफ जा रही हूँ ग्रेड 1 पे। एंड हेयर फॉल तो मतलब मल्टीपल इश्यूज है। और मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी बहुत होता है कि नॉर्मल जैसे थके थके से पूरा टाइम रहती हूँ, और कुछ भी करती हूँ इजिली थक जाती हूँ। वेट गेन तो कंट्रोल ही नहीं होता है बहुत। तो मैम अभी मैं क्या करूं? मतलब एक सिंपल सोल्यूशन, मैंने इनफैक्ट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को देख के उनका वो थायराइड बैलेंस का एक जूस मंगाया है, तो उससे नो डाउट मुझे बहुत, मेरी गट हेल्थ में मुझे मतलब आराम मिला है।
बट स्टिल मैं एक प्रॉपर गाइडेंस, एक डायरेक्शन चाह रही हूँ जहां से मुझे, मैं पूरा, बिकॉज मैं अंग्रेजी मैम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स दिखा के और इतनी दवा खा के ना मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ, जो मेरी अदर इश्यूज वो बनाने लगे। तो मैम आप मुझे थोड़ा सा गाइडेंस करें, बिकॉज मेरे को लग रहा है वो, एंड ओवर थिंकिंग नो डाउट, ऑल टाइम में इरिटेशन ये सब लगा रहता है, तो क्या करूँ मैम आप बताइए। देखिए सरोज जी, आपको ना एक्चुअली एक प्रॉपर कंसल्टेशन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। राइट मैम, मुझे लग रहा है। हाँ, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन का रिक्वायरमेंट है। आप शताब्दी से मेरा नंबर ले सकते हैं, ताकि हम आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और हम आगे इसको प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको हम ब्रीफ में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको प्रॉपर राइट मैम। कंसल्टेशन चाहिए। आपको सब चीजें डिटेल में समझा करके, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके लैंड हुआ, ठीक है, वो है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टार्ट आपका थायराइड से हुआ था, बट जैसे हम सभी जानते हैं, थायराइड जो है वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। साइलेंट किलर बीमारी है। हाँ, तो इसलिए इसलिए हमें जो रूट कॉज है उस पे काम करना होगा। हम आपको राइट। उसके बारे में प्रॉपर गाइड करेंगे और फिर उसी हिसाब से आपको सॉल्यूशन भी देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम आपको 360 डिग्री हील कर पाए। अब मैम आप तो बाहर है, बिकॉज मैं आप आई थिंक दिल्ली या नोएडा के आसपास से जी होंगे। जी, दिल्ली बट में है मैं मेरा। आप, हाँ, तो मैं आपको ऑनलाइन ही अप्रोच कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे, मैं यूपी लखनऊ से हूँ, तो मेरा आना, आप बोलोगे तो मतलब आप बहुत ही रेयर है या कभी आना है तो मैं आ सकती हूँ, बट मोस्टली हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं चीजों को, तो वो प्रॉब्लम, पॉसिबल है। बिल्कुल। तो आपका नंबर आप अभी चाहें तो शेयर कर सकते हैं या फिर। हाँ, मैं भी आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर देती हूँ, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा चीज जो है, कि जो हमारा ये है, ऑनलाइन सेशन की बात करें तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। हम आपको आपकी प्रकृति परीक्षण के लिए एक प्रॉपर पीडीएफ पहले भेजेंगे। उस पीडीएफ को पहले आप पूरा एनालाइज करके, हाँ, उसमें टिक करके हमें भेजेंगे। देन आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, श्योर ताकि मैम, हम बिल्कुल। आपको रूट कॉज से हीलिंग दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम I दिशा am से interrupting a little. जी जी। Disha, just a second, dear. I'm interrupting a little. That is number one. Thank you. First of all, thank you, Dr. Namita. The session was marvelous. I'm थैंक यू सो मच। sure everybody enjoyed a lot. मतलब questions तो everybody has, and I can see already 5 hands already raised up. So two things I would like to say. That is, अगर आपके पास questions है and we are running like half an hour more than the session जो होने जी वाला था हमें पता है, तो जी। एक तो है कि आप क्वेश्चंस मैसेज मतलब దీనివల్ల टेक्स्ट నేను बॉक्स మీకు में ఏం डाल दीजिए, చెప్తున్నానంటే so ఇప్పుడు that కాకపోతే మనం डॉक्टर नमिता నేను कैन ట్వంటీకి जस्ट पिक వెళ్ళొచ్చు अप द ఒకవేళ మనం क्वेश्चंस। और ఫంక్షన్స్ కి ऐसा भी हो सकता है कि వెళ్ళలేకపోతే आपके తర్వాత क्वेश्चन ना వేరే వాళ్ళని కలవచ్చు సో మనం ఆ టాబ్లెట్ सिमिलर వేసుకొని हो మన टू హెయిర్ द ఖరాబ్ अदर पर्सन। చేసుకుంటే మనం హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాం, ओके, అసలు మన ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతుంది. प्लीज म्यूट योर పీరియడ్స్ వల్ల ఒక कॉल्स, అమ్మాయి చనిపోయింది, प्लीज బోత్ म्यूट। పీరియడ్స్ వల్ల అమ్మాయి చనిపోయిందా? And Yes. second thing is, after the webinar, if somebody కాదు wants to వాటి reach out to Dr. ఈ Namita, ఎఫెక్ట్ you can కాకపోవచ్చు, just బట్ text me ఎవరికో personally, मैं ఒక్కరికి ये ఆ नंबर शेयर ఒక్కరు कर మనం दूंगी। కావచ్చు. ठीक है? Okay, we'll take 3 more questions maybe, and then I'm so sorry we need to log out I believe. फिर आप डॉक्टर नमिता का नंबर मेरे साथ पर्सनली ले लीजिए और आप कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है? मैम। यस प्लीज। बिल्कुल शताब्दी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, आप लोग बताइए मुझे, अगर आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं तो हम अकॉर्डिंगली अप्रोच करेंगे ना। यस Exactly, मैम, just put in कॉमन, your questions. या मैम कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपने जो जो वो लाइफस्टाइल बताया वो इरेगुलर पीरियड्स में भी काम आएंगे ना? डेफिनेटली काम आएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो वो फीमेल हॉर्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को मैनेज करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली आपके रेगुलर पीरियड्स और सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स?
Okay, guys. मेरे We लिए have any more questions? Okay, great. I think, Hello? Dr. Amita, that is it. Thank you so much for such an insightful session. मतलब मैं भी बहुत कुछ सुन के सच में हैरान हो गई. And I'm sure, like me, everybody is going to, incorporate, your ideas and your advices in their lifestyle. Thank you so much, Namita. We are looking forward for another session maybe because इतने questions है. I'm sure everybody will be interested. And thank you everybody for joining. मुझे पता है सेल चल रही है फिर भी आप लोगों ने टाइम निकाल के ज्वाइन किया सेशन. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट अगेन एंड हैप्पी सेल्स गाइस. थैंक यू. Thank you so much, everyone. Thank you so much.